आज आपका स्वागत है ओएएस कॉमर्स क्लासेस में। आज हमारा जो टॉपिक है किराया क्रय पद्धति। किराया क्रय पद्धति से संबंधित 10 क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाए हैं और आज एमसीक्यू के रूप में बनाए हैं। इनको आप देखिए, अच्छे लगें तो कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसी तरीके आपका वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किराया क्रय पद्धति के अंतिम किस्त के भुगतान के पूर्व क्रेता वस्तु को ऑप्शन है उचित ढंग से उपयोग कर सकता है, नष्ट कर सकता है, बेच सकता है, गिरवी रख सकता है। इन चारों में आप जब पढ़ेंगे तो ऑप्शन आपको सब एक ऐसे लगते हैं, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो है उचित ढंग से हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी आपका ऑप्शन ए है। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वस्तु विक्रय अधिनियम लागू नहीं होता है। पहला ऑप्शन है नगद क्रय पद्धति में, दूसरा ऑप्शन है किराया क्रय पद्धति में, तीसरा ऑप्शन है उधार क्रय पद्धति में और चौथा ऑप्शन है किस्त भुगतान पद्धति में। तो ये जो वस्तु विक्रय अधिनियम जो बना था वो तुम्हारा किराया क्रय पद्धति और जो तुम्हारा नगद क्रय पद्धति है तो और उधार क्रय पद्धति किस्त भुगतान पद्धति, इसमें से किराया क्रय पद्धति में लागू नहीं होता है। फिर है किराया क्रय पद्धति में माल का मरम्मत का दायित्व होता है। जो माल को जो मरम्मत कराई जाएगी क्रेता का होता है कि विक्रेता का होता है, निर्माता का होता है या किसी का भी नहीं होता है। तो यहाँ पे याद रखना है सबको, इसका ऑप्शन बी है, यानी विक्रेता का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किराया क्रय पद्धति में ब्याज की गणना का आधार क्या होता है, कि ब्याज किस तरीके से निकालते हैं, किस पे निकालते हैं। तो पहला ऑप्शन है मेरा संपत्ति का रोकड़ मूल्य, संपत्ति का किराया क्रय मूल्य, संपत्ति का ब्याज मूल्य या संपत्ति का अवशेष मूल्य पे। तो यहाँ ध्यान रखना है ब्याज हमेशा संपत्ति के रोकड़ मूल्य पे निकाला जाता है, यानी मेरा ऑप्शन जो है आपका कौन सा था, आपका संपत्ति का रोकड़ मूल्य। याद रखेंगे सब लोग। अगला मेरा क्वेश्चन है, किराया क्रय प्रणाली के अंतर्गत माल का स्वामित्व क्रेता को प्राप्त हो जाता है, यानी किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत क्रेता माल का स्वामी कब बनता है। उसके लिए आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, अनुबंध करने पर, 2 किस्त चुकाने पर, सभी किस्त चुकाने पर, ब्याज की आधी रकम चुकाने पर। यहाँ याद रखना है जब सारी किस्तें चुका देता है तो विक्रेता क्रेता को उसका स्वामित्व सौंप देता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराया क्रय अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो इसके 4 ऑप्शन है, 1932 में, 1957 में, 1972 में और 1876 में। तो इसका जो ऑप्शन है 1972 में लागू हुआ था ये। फिर है किराया क्रय पद्धति में वस्तु का मूल्य उसके नकद मूल्य से होता है, यानी जो हायर परचेज प्राइस होता है, जो उसका कैश प्राइस होता है उससे कैसा होता है। पहला ऑप्शन है कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है या सभी होता है। तो यहाँ याद रखना है नकद मूल्य में जो टोटल ब्याज होता है उसमें सम्मिलित होता है। जब हमने शब्द बोला सम्मिलित होता है तो इसका मतलब उसका जो मूल्य है वो अधिक होता होगा। तो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा जो 8वां है, किराया क्रय पद्धति में अंतिम किस्त का भुगतान होने तक वस्तु को अच्छी दशा में रखने का दायित्व होता है। क्योंकि किराया क्रय अधिनियम में जैसे ही कोई अधिनियम हमारा बनता है उसमें जब वस्तु बेची जाती है तुरंत उसको प्रयोग करने का अधिकार क्रेता को हो जाता है, परंतु वस्तु को अच्छी दशा में रखने का जब तक अंतिम किस्त भुगतान नहीं होगा तब तक उसका मालिकाना हक उसको नहीं मिलेगा। तो अंतिम किस्त के भुगतान तक जो भी है, तो ऑप्शन इसमें क्रेता को विक्रेता को दोनों को, इनमें से कोई नहीं मान लीजिए। तो हमेशा ध्यान रखना है क्रेता का ही दायित्व होता है कि इसको अच्छे से हमें रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेता किस्त का भुगतान नहीं करता है तो विक्रेता माल को क्या करेंगे। मान लीजिए किसी कंडीशन में क्रेता किस्त का भुगतान नहीं करता है तो विक्रेता के पास क्या ऑप्शन है उसे। तो पहला है माल वापस ले सकता है, माल वापस नहीं ले सकता है, कुछ धनराशि ले सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है आपका ए है, माल वापस ले सकता है। याद रखेंगे आप लोग। फिर है 10वां क्वेश्चन, किराया क्रय पद्धति में किस्त का प्रथम भाग और द्वितीय भाग किस प्रकार का होता है। किराया क्रय पद्धति में जो किस्त होती है इसमें 2 हिस्से होते हैं, एक में उसका मूलधन होता है, एक में उसका ब्याज होता है।
तो क्वेश्चन ये आपसे जानना चाहता है कि मूलधन को क्या कहेंगे और ब्याज को क्या कहेंगे। तो पहला ऑप्शन है पूंजीगत आयगत, दूसरा ऑप्शन है आयगत पूंजीगत, तीसरा ऑप्शन है स्थगित आयगत है पूंजीगत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा वो ए होगा, पूंजीगत और आयगत। अगर आपको ये मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो नेक्स्ट टॉपिक लेके मैं बहुत जल्दी हाजिर हो जाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।